प्रिय विद्यार्थियों, हम वायु राशियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ एक विस्तृत क्षेत्र से प्रभावित होती हैं और दूसरे क्षेत्र में वो प्रवेश करती हैं, वहाँ के मौसम को बदलती हैं, वहाँ के जलवायु को बदलती हैं। तो ये वायु राशियाँ गर्म, ठंडी, स्थायी, अस्थायी विभिन्न प्रकार की जो वायु राशियाँ होती हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। आज हम इन्हीं वायु राशियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जिसको हम वाताग्र का नाम देते हैं, फ्रंट जिसको बोलते हैं। तो वाताग्र की जब हम बात करते हैं तो वाताग्र शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ वो विश्व युद्ध के दौरान इस शब्द का प्रयोग हुआ और नॉर्वे के प्रसिद्ध ऋतु वैज्ञानिक बियरनीज सोलबर्ग और बर्जरॉन ने इससे संबंधित बताया कि दो विभिन्न स्वभाव और गुणों वाली जो वायु राशियां होती हैं उनके विभाजन या पृथक्करण की जो रेखा होती है उसको हम वाताग्र का नाम देते हैं। तो इसमें जैसे दो विभिन्न वायु राशियां होती हैं, भिन्न स्वभाव और भिन्न गुणों वाली होती है। तो अभी हमने बात किया कि जो वायु राशि होती है ठंडी होती है, गर्म होती है, स्थायी होती है, अस्थायी होती है। तो भिन्न स्वभाव और गुणों वाली जो वायु राशियां होती है वो जब मिलती हैं तो उनके मध्य जो सीमा बनती है उसको हम वाताग्र का नाम देते हैं। जैसे एक वायु राशि ये और दूसरी वायु राशि ये जो सीमा होगी इसको हम वाताग्र का नाम देते हैं, उष्ण और शीत। तो इस प्रकार ये जो पृथक्करण की जो या विभाजक जो रेखा होती है उसको वाताग्र का नाम हम देते हैं। और इन्होंने जो ऋतु वैज्ञानिक थे इन्होंने ये सुझाव दिया कि हम इसको वाताग्र का नाम दिया इन्होंने। तो वाताग्र का जो तल होता है वो सदैव वक्र लिए रहता है, क्योंकि क्षैतिज रूप में ये नहीं मिलती है। हमेशा ये वाताग्र वक्र लिए होता है, जिसके माध्यम से हवाएं ऊपर उठती हैं और नीचे बैठती हैं। और वाताग्र जो वायु राशियों का जो अभिसरण क्षेत्र होता है वो भी क्षैतिज रूप से वक्रता लिए रहता है, यानी इस तरह से इसमें घुमाव होता है, वक्रता लिए रहता है। जब हम यहां देखते हैं, इस चित्र के माध्यम से समझते हैं, शीतल वायु अंदर की ओर और यहां उष्ण वायु यहां ऊपर की ओर उठ रही है। तो यहां घुमाव कम है, शीतल वायु प्रभावी है, और यहां शीतल वायु बाहर की ओर आ रही है, लेकिन यहां वक्रता ज्यादा है, जिसके कारण से उष्ण वायु ऊपर की ओर घुमाव लेते हुए ऊपर की ओर चढ़ती है। तो यहां पर गर्म जो सीमाग्र होते हैं, उष्ण सीमाग्र होते हैं, इस चित्र के माध्यम से हम उनको समझ सकते हैं। वाताग्र उत्पत्ति की जो दशाएं होती हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वाताग्र उत्पत्ति की जो दशाएं होती हैं वो दो भिन्न गुण वाली वायु राशियां होनी चाहिए। यानी वाताग्र के निर्माण के लिए दो भिन्न गुणों वाली वायु राशियां होनी चाहिए। एक तो जैसे ठंडी की बात करते हैं, शीत वायु राशि की बात करते हैं, एक गर्म वायु राशि की हम बात करते हैं। दो उसमें वायुदाब में भी अंतर मिलता है, आपको उनकी घनत्व में भी अंतर मिलता है। तो ये अलग अलग जो गुण हो जाते हैं, तो अलग अलग गुणों वाली वायु राशियां इसके लिए आवश्यक होती हैं। आर्द्रता में भी अंतर होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे शीत और उष्ण वायु राशियों की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि इनकी उष्णता में भी अंतर मिलता है। इनमें जल वाष्प की जो मात्रा है उसमें भी हमें अंतर देखने को मिलता है।
वाताग्र की उत्पत्ति के लिए वायु संचार आवश्यक होता है, क्योंकि वाताग्र जब बनता है वो इस कारण से बनता है कि वहां दो हवाएं आपस में, दो वायु राशियां आपस में आकर एक सीमा के सहारे मिलती हैं। तो यहां पर वायु संचार का होना आवश्यक तो होता है। अगर संचार नहीं होगा तो वाताग्र का निर्माण नहीं होगा, दो वायु राशियां आपस में नहीं मिल पाती हैं। तो ये तीन आवश्यक दशाएं होती हैं जिसके कारण से वाताग्र का निर्माण होता है। वाताग्र की जो सामान्य विशेषता होती है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो जैसे तापमान, वायुदाब, पवन, मेघ और वर्षण की अगर बात करते हैं तो यहां पर जैसे तापमान की हम बात करते हैं, उष्ण जो क्षेत्र होते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं या गर्म क्षेत्र होते हैं, वहां से अगर कोई वायु राशि आ रही है, वहां से वायु राशि की उत्पत्ति हो रही है, तो स्वाभाविक है कि उसका तापमान भी ज्यादा होगा। तो एक ठंडे क्षेत्र से अगर वायु राशि आ रही है तो उसका तापमान कम होगा। तो यहां तापमान में आपको अंतर देखने को मिलता है, गर्म वायु राशि का तापमान ज्यादा होगा और ठंडी जो वायु राशि है उसका तापमान कम होगा। वायुदाब की अगर बात करते हैं तो वायुदाब में भी आपको स्पष्ट रूप से अंतर देखने को मिलता है। अगर तापमान ज्यादा होगा तो वहां वायुदाब कम होगा, जिस वायु राशि का तापमान अगर कम होता है तो वहां पर आपको वायुदाब ज्यादा देखने को मिलता है। पवन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि पवन संचार के कारण ही ये जो वायु राशियां होती हैं ये आगे की ओर प्रभावित होती हैं। मेघ और वर्षण की बात करते हैं तो वाताग्र के सहारे जहां वाताग्र बनते हैं वहां पर मेघों का निर्माण होता है, वर्षण की क्रिया भी संपन्न होती है। क्योंकि रुद्धोष्म शीतलन की अगर बात करते हैं तो एक क्षेत्र यहां से अगर वायु राशियां आ रही हैं तो दो वायु राशि जब टकराती हैं तो वहां पर रुद्धोष्म शीतलन की प्रक्रिया होती है, यानी तापमान गिरता है और उसके कारण से यहां बारिश संपन्न होती है। लेकिन जैसे ही ये नीचे की आगे की ओर बढ़ते हैं वो बारिश समाप्त हो जाती है। तो यहां पर रुद्धोष्म शीतलन के कारण मेघों का निर्माण होता है और वर्षण की क्रिया यानी बारिश संपन्न होती है। वाताग्रों की अगर विस्तार की बात करते हैं तो चूंकि हमने वायु राशियों के जो क्षेत्र थे उनके काफी विशाल उत्पत्ति क्षेत्र होते हैं, और वाताग्र के जब क्षेत्र विस्तार की हम बात करते हैं तो 5 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक के बड़े क्षेत्र वाताग्र का विस्तार हमें देखने को मिलता है। 5 से 80 किलोमीटर के क्षेत्र में वाताग्र का विस्तार हमें देखने को मिलता है। वाताग्र की अगर संरचना की बात करते हैं तो जब दो वायु राशि वाताग्र में प्रवेश करती हैं, वाताग्र क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो उनके घनत्व, तापमान और आर्द्रता में असंबद्धता उत्पन्न हो जाती है, यानी इरेगुलरिटी या डिसकंटिन्यूटी उत्पन्न हो जाती है। और इसके कारण से जो शीत वायु अगर आक्रामक होती है तो उसको हम शीत वाताग्र का नाम देते हैं। उष्ण वायु राशि अगर आक्रामक होती है तो हम उसको उष्ण वाताग्र का नाम देते हैं। वाताग्र ढाल भी हवाओं की जो दिशा होती है उसकी जो रफ्तार होती है, मिलने का जो क्षेत्र होता है उस पर निर्भर करता है। जैसे घनत्व में प्रवणता, वायु प्रवाह और पृथ्वी पर जो परिभ्रमण होता है, पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है उसके कारण से वाताग्र का जो ढाल है उसका निर्धारण होता है। यहां जब वाताग्र की हम बात कर रहे हैं तो वाताग्र की अगर हम बात करते हैं तो वाताग्र के जो प्रकार हैं अगर उनकी बात करते हैं तो वाताग्र को मुख्य रूप से उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र, स्थिर वाताग्र और संरोधित वाताग्र, ये 4 प्रकार से वाताग्रों को पैटरसन नाम के विद्वान ने इनको वर्गीकृत किया, इनको विभाजित किया। 4 प्रकार के वाताग्र पैटरसन ने
बताए। और ये चारों प्रकार के जो वातावरण है, जैसे हम उष्ण वातावरण की अगर बात करते हैं तो ठंडी वायु राशि यहाँ स्थायी होती है और गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि को धकेलते हुए आगे बढ़ती है, यानी पीछे से सहारा लगाते हुए ये आगे बढ़ती है और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ परत के रूप में मेघों का निर्माण होता है और फुहार हल्की हल्की जो बारिश होती है वो इसकी विशेषता होती है। शीत वातावरण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गर्म वायु राशि स्थायी होती है, गर्म वायु राशि स्थायी होती है, लेकिन ठंडी वायु राशि इसके नीचे आगे बढ़ती है, यानी ठंडी जो वायु राशि होती है वो गर्म वायु राशि के नीचे से आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर मौसम शीघ्रता से बदलता है और बिजली गरज के साथ यहाँ ओले जो पड़ते हैं उनके पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। जब हम स्थिरवत वातावरण की अगर बात करते हैं तो जब दो वायु राशि में किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है, जिसके कारण से जो मध्य का जो वातावरण होता है वो कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है, कुछ समय के लिए स्थिर होता है। दोनों जो वायु राशियां होती हैं जो उनमें गति नहीं होती है, स्थिर हो जाती है, तो वहां पर जो बनने वाला जो वातावरण होता है वो भी स्थिर हो जाता है, जिसे हम स्थिरवत वातावरण का नाम देते हैं। ऐसी दशा में ऐसे क्षेत्रों में कई दिनों तक बादल छाए रहते हैं, लेकिन फुहार या वर्षा वहां संपन्न होती है, हल्की फुहार हल्की वर्षा इन क्षेत्रों में संपन्न होती है। संरोधित वातावरण की अगर बात करते हैं तो जब कभी शीत वातावरण अपनी तीव्र गति के कारण उष्ण वातावरण तक पहुंचता है और उसमें मिल जाता है, यानी शीत वातावरण प्रभावी आक्रामक होता है और वो ग्रीष्म या उष्ण वातावरण में वो आकर मिल जाता है, तो उसको हम संरोधित वातावरण का नाम देते हैं। तो ये चार प्रकार के वातावरण पेटरसन महोदय ने हमें बताए। और जो धरातल पर वातावरण उत्पन्न होते हैं, वातावरण उत्पत्ति के जो क्षेत्र हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर वातावरण की उत्पत्ति होती है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो चूंकि व्यापारिक हवाएं अलग अलग दिशाओं से आकर भूमध्य रेखा के पास यहां अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में मिलती है, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, ये यहां पर ये मिलती है। लेकिन यहां पर अत्यधिक ताप के कारण ये हवाएं सहवनीय क्रिया के द्वारा ऊपर उठती है और ऊपर उठती हैं, फलस्वरूप यहां स्पष्ट वातावरण नहीं बन पाते हैं, क्योंकि ताप में ज्यादा अंतर ऐसे क्षेत्रों में नहीं होता है। और सहवनीय क्रिया के कारण यहां पर रोज दोपहर बाद में बारिश संपन्न होती है। ये 3 प्रकार के जैसे होते हैं, एक अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, एक 2 उपोष्ण प्रतिचक्रवाती जो कोशिकाएं होती हैं उनके मध्य जो रेखांकित जो वातावरण होता है वो पर्वतीय अवरोध के कारण वायु अफवाह के से निर्मित उपसंगी वातावरण का नाम देते हैं। तो ये 3 प्रकार के उष्णकटिबंधीय जो वातावरण होते हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बनते हैं। मध्य अक्षांशीय वातावरणों की अगर बात करते हैं, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में बनने वाले जो वातावरण की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत स्पष्ट और स्थायी होते हैं, क्योंकि ध्रुवीय और उपोष्ण वायु राशियों के मिलन स्थल पर यह ध्रुवीय वातावरण का निर्माण होता है। क्योंकि एक क्षेत्र से तो ऊपर से ध्रुवीय क्षेत्र से वायु राशि आती है और दूसरी उपोष्णीय कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहां से ये वायु राशियां मिलती है, वातावरण का निर्माण होता है। आर्कटिक और अंटार्कटिक
कि जो वायु राशियां हैं वो उसके कारण से इस प्रकार के वाताग्र का निर्माण होता है और मौसम के अनुसार इन वाताग्रों का स्थानांतरण होता है। उत्तर और दक्षिण की ओर इन वाताग्रों का स्थानांतरण होता है। तो हमने वाताग्र के बारे में अध्ययन किया जो एक क्षेत्र विशेष में मौसम के बदलाव के लिए मौसम के बदलाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहीं बारिश भी होती है, कहीं ओले पड़ते हैं। तो इस प्रकार मौसम में बदलने में महत्वपूर्ण रूप से वाताग्र अपनी भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।